पूरे चैप्टर को एक इंटरेस्ट बनाकर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर को एकदम हम बेसिक से शुरू करेंगे ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, साथ ही साथ चैप्टर में एक तरह का इंटरेस्ट बना हुआ रहे और ये हमारा टॉपिक जो है ये उबाऊ ना हो। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वह है पदार्थों में परिवर्तन। अगर हम अपने चारों ओर के माहौल में देखें तो देखेंगे कि पदार्थ में अनेक तरह की परिवर्तन होती हैं, अनेक तरह की चेंजिंग होती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पदार्थों में जो परिवर्तन होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, पदार्थों में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन, जिससे हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं, और दूसरा प्रकार है रासायनिक परिवर्तन, जिससे हम इंग्लिश में केमिकल चेंजेस कहते हैं। यानी हम अपने चारों ओर में जितने तरह के परिवर्तन देखते हैं जो पदार्थों में होता है, तो कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं और कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे और किस तरह के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस क्या है। पदार्थों के अवस्था परिवर्तन ही भौतिक परिवर्तन है। देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होती हैं वह अलग अलग अवस्था में होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था या फिर गैसीय अवस्था। तो जब पदार्थ वही रहते हैं, पदार्थ में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है, यानी पदार्थ नए पदार्थ नहीं बनते हैं, पदार्थ वही रहते हैं लेकिन उसके अवस्था में चेंजिंग होती है, यानी ठोस से द्रव या फिर द्रव से गैस। तो इस तरह की जो परिवर्तन होती हैं उससे हम भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बर्फ का पिघलकर जल में परिवर्तन होना। जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगता है और वह द्रव हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन है यानी बर्फ का पिघलकर जल में परिवर्तन होना, ये जो चेंजिंग हुआ किसी पदार्थ में, ये एक भौतिक परिवर्तन है, ये फिजिकल चेंजेस हैं। ठीक इसी प्रकार जल का उबलकर वाष्प बनना। जब हम जल को गर्म करते हैं, उसको उबालते हैं, तो ये गर्म होकर वाष्प बन जाता है। यानी इस स्थिति में भी जल ही रहा, H2O ही रहा, लेकिन उसका अवस्था में चेंजिंग आ गया। पहले वह द्रव में था, अब वह गैस बन गया। तो ये जो परिवर्तन है ये भी एक तरह का भौतिक परिवर्तन ही है। यानी कहा जा सकता है कि भौतिक परिवर्तन पदार्थों का एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ नहीं बनते, पदार्थ तो वही रहते हैं लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अब हम समझेंगे कि क्या होती है रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्योंकि हमने क्या देखा कि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है बल्कि पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक नए प्रकार के पदार्थ का जन्म होता है, एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। अगर हम इसके उदाहरण जानना चाहेंगे तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं कागज का जलना। अगर हम वायु में कागज को जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, हमें राख प्राप्त होती है। साथ ही साथ कागज जो जलता है वह वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यानी कागज जब जलता है तो इसमें दो प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण होता है। एक तो ये कि कागज का राख और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये दो पदार्थ जो है ये पहले नहीं था, लेकिन जब कागज जला तो जलने के परिणाम स्वरूप ये सभी पदार्थ का निर्माण हुआ। यानी पहले था कागज, अब बन गया राख। पहले लिया वायुमंडल से ऑक्सीजन, अब मुक्त कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार का परिवर्तन में क्या होता है कि नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस कहते हैं। अगला उदाहरण हम देख सकते हैं फलों का पकना। फल जब पकता है तो उसमें भी केमिकल चेंजेस होती हैं। यानी जब फल पकता है तो उसके रंग रूप में परिवर्तन आता है, उसके स्वाद में परिवर्तन आता है और उसके सुगंध में भी परिवर्तन आता है। यह इसलिए होता है क्योंकि फलों के अंदर अनेक तरह के रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है फलों का पकना, यह भी एक तरह का रासायनिक परिवर्तन ही है। अगला उदाहरण हम देख सकते हैं लोहे का जंग लगना। अगर हम बरसात के दिनों में लोहे के एक टुकड़े को बाहर फेंक दे तो कुछ ही दिनों के बाद हम देखेंगे कि लोहे की सतह पर लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ गई है,
जिससे हम कहते हैं कि लोहे में जंग लग गया है। तो ये जो है लोहे का जंग लगना, ये भी एक तरह का रासायनिक परिवर्तन ही है, क्योंकि जब लोहे को बाहर फेंक दिया जाता है तो वायुमंडल के नमी और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण एक नए प्रकार के परत का निर्माण होता है, जिससे हम लोहे का जंग कहते हैं। तो ये जो चेंजिंग हुआ, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, एक केमिकल चेंजेस है। तो यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन पदार्थों का एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि पदार्थों में जो परिवर्तन होता है वह कैसे होता है, किस किस तरह का होता है। अब हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर होता क्या है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। चूंकि हमने डिस्कस कर लिया कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ का एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। यानी जब कभी भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही होती है। जहां कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया हो वहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हम समझने की कोशिश करते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं तो चमकदार श्वेत लोह के साथ इसका दहन होता है। अगर आप मैग्नीशियम रिबन को ले लें और उससे वायु में जलाएं तो आप देखेंगे कि एक चमकदार श्वेत लोह के साथ ये जलने लगता है। दहन के परिणाम स्वरूप श्वेत चूर्ण यानी व्हाइट पाउडर प्राप्त होती है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं तो जलाने के बाद हमें क्या प्राप्त होती है, एक व्हाइट पाउडर प्राप्त होती है। इसी श्वेत चूर्ण यानी व्हाइट पाउडर को मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो जो हम व्हाइट पाउडर प्राप्त करेंगे वह क्या है, वह है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके यानी मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, यानी दहन के पश्चात एक नए पदार्थ की निर्माण करती है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर देखिए दो प्रकार का पदार्थ मिलकर एक तीसरे प्रकार के नए प्रकार का पदार्थ बनाया, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रासायनिक रूप से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। तो ये जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन करते हैं। इस प्रकार हमारे चारों ओर विविध प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शन होती रहती हैं। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा रासायनिक अभिक्रिया का, वह तो एकमात्र नमूना था। ऐसे ऐसे रासायनिक अभिक्रिया हजारों लाखों की संख्या में हमारे चारों ओर घटित होती हैं। तो ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ये हमारे शरीर के अंदर, हमारी कोशिका के अंदर, पेड़ पौधों में, मिट्टी में, वायु में, हर जगह होती हैं। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया हैं इनकी संख्या बहुत अधिक है और लाखों हजारों की संख्या में हो सकती है। अब हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशंस। चूंकि हमने देखा है कि मैथ्स में इक्वेशन होती हैं, समीकरण होती हैं, ठीक इसी प्रकार केमिस्ट्री में भी समीकरण होती हैं जिससे रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। ये जो रासायनिक समीकरण है इसका यूज कब किया जाता है, जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया को हमें एक्सप्रेस करना हो, हमें व्यक्त करना हो, तो वैसे स्थिति में हम केमिकल इक्वेशन का सहारा लेते हैं। तो इस वीडियो में अब हम केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ने से पहले हमें अपना आधार मजबूत कर लेना होगा, क्योंकि अगर हमारा आधार कमजोर रहेगी तो हो सकता है कि रासायनिक समीकरण को समझने में हमें कठिनाई हो। तो आइए सबसे पहले कुछ बेसिक बातों का हम ध्यान रखते हैं और जब हम वो सभी बातें समझ जाएंगे उसके बाद फिर रासायनिक समीकरण के बारे में जानकारी लेंगे। अब देखिए यहां पर एक सिंबल दिया हुआ है, वह है Mg। ये जो सिंबल है ये मैग्नीशियम का सिंबल है। तो अगर कहा जाए कि इसमें परमाणु की संख्या कितनी है तो हम कह सकते हैं कि इसमें परमाणु की संख्या जो है वह 1 है, क्योंकि कोई भी नंबर इसमें उल्लेख नहीं है, इसका मतलब उसमें परमाणु की संख्या 1 है। ठीक इसी प्रकार अगर Mg के पहले 3 लगा दिया जाए और कहा जाए कि इसमें परमाणु की संख्या कितनी है तो हम क्या कहेंगे, इसमें परमाणु की संख्या 3 है। इसी प्रकार यहां पर दिया हुआ है O2। O2 जो है वह ऑक्सीजन का एक अणु है
और ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु के मिलने से बनता है। यानी अगर इसमें कहा जाए कि O2 में परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो O2 में परमाणुओं की संख्या है 2। अब अगर हम इमेजिन करें कि O2 के पहले अगर 2 लगा दिया जाए यानी 2O2 और कहा जाए कि इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो हम क्या कहेंगे, चूंकि इसमें देखिए 2 अणु है ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन का 2 परमाणु होता है, तो इसीलिए इसमें कितना परमाणु होगा, 2 गुना 2 यानी परमाणुओं की संख्या जो होगी वह 4 होगी। इसी प्रकार किसी भी सिंबल को देखकर, किसी भी इक्वेशन को देखकर हमें यह पता लगाना पड़ता है कि इसमें कौन से तत्व की परमाणु की संख्या कितनी है। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर एक रासायनिक सूत्र दिया हुआ है MgCl2। ये जो है MgCl2 ये क्या है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फार्मूला है। तो अगर कहा जाए कि इसमें मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं और क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें मैग्नीशियम के 1 परमाणु है क्योंकि Mg के साथ कोई नंबर नहीं है। उसी प्रकार क्लोरीन का जो है परमाणु की संख्या है 2 क्योंकि लिखा हुआ है Cl2। यानी किसी भी रासायनिक सूत्र को देखकर हम उसमें उपस्थित किसी भी परमाणु में उसकी जो संख्या है उसको हम लिख सकते हैं। तो ये जो है MgCl2 में मैग्नीशियम के 1 परमाणु है और क्लोरीन के 2 परमाणु है। अब जरा इमेजिन करते हैं कि ये जो MgCl2 है इसके पहले अगर एक नंबर लगा दिया जाए, एक डिजिट बैठा दिया जाए, मान लेते हैं 4 बैठा दिया गया, तो क्या हो गया 4MgCl2। अब इसमें अगर कहा जाए कि मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं और क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक अणु में मैग्नीशियम के 1 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु होते हैं, तो इसमें 4 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 4 अणु को व्यक्त करता है। यानी इसमें यह बताया जा रहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड के 4 अणु हैं। तो यानी मैग्नीशियम के कितने परमाणु होंगे, मैग्नीशियम के 4 परमाणु होंगे, क्योंकि 4 जो है वह सभी के लिए हैं, Mg के लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी है। यानी मैग्नीशियम के 4 परमाणु हुए और क्लोरीन के कितने परमाणु होंगे, क्योंकि एक अणु में क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, इसीलिए MgCl2 के 4 अणु में क्लोरीन के कितने होंगे, 4 गुना 2, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें क्लोरीन के 8 परमाणु हैं। इसी प्रकार किसी भी रासायनिक सूत्र के पहले अगर कोई डिजिट बैठा दिया जाए तो वह डिजिट सभी तत्व के लिए एप्लीकेबल हैं और सभी का जो परमाणु की संख्या जो है उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता है। तो ये जो है ये कुछ खास बातें हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी था। अब हम रासायनिक समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। यानी हम लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मार्क। यहां पर देखिए 2 प्रकार का पदार्थ मिलता है, एक है मैग्नीशियम और दूसरा है ऑक्सीजन, इसीलिए दोनों को हम प्लस करके लिखे, उसके बाद एरो मार्क लगाएंगे और जो नए पदार्थ बनता है एरो मार्क के बाद वह लिखेंगे। यानी क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये जो समीकरण हम लिखे यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मार्क मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये समीकरण जो है इससे ही हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उससे अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स कहते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया जब कभी भी होती है तो इसमें जो सभी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे सभी पदार्थ को अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहा जाता है। तो जो हम रासायनिक समीकरण का अभी डिस्कस किए उसमें हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये जो रासायनिक समीकरण हमने देखा तो इसमें हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 चीज जो है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो यहाँ पर जो है मैग्नीशियम भी एक अभिकारक है यानी रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन जो है वह भी एक अभिकारक यानी रिएक्टेंट है। यानी जो सभी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे सभी पदार्थ को अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार जो सभी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उससे हम उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहते हैं। तो चूंकि उस रासायनिक समीकरण में हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है
ये एक नए पदार्थ हैं, तो इससे हम उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहेंगे। तो हमने समझ गया कि अभिकारक किससे कहेंगे और उत्पाद किससे कहेंगे। तो हमने अभी अभी एक रासायनिक समीकरण देखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मार्क मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो रासायनिक समीकरण है, अगर इसको हम शब्दों में स्पेलिंग करके लिखें तो ये काफी लंबी हो जाती है, इसीलिए ऐसे समीकरण को हम सिंबल के रूप में लिखते हैं, यानी Mg प्लस O2 एरो मार्क MgO। यहां पर क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के बीच दहन होता है और MgO बनता है। यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वह अभिक्रिया में भाग लेता है, इसीलिए ये एक अभिकारक है, एक रिएक्टेंट है। ठीक उसी प्रकार इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन भी भाग लेता है, इसीलिए ऑक्सीजन जो है वह भी एक अभिकारक है, एक रिएक्टेंट है। और इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनता है वह है MgO, इसीलिए MgO क्या है, वह है उत्पाद यानी एक प्रोडक्ट है। यह रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। अब ये जो रासायनिक समीकरण हम देख रहे हैं Mg प्लस O2 एरो MgO, ये जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, क्योंकि जब हम देखेंगे कि एरो मार्क के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सभी परमाणुओं की संख्या एक जैसी हो तब हम उससे संतुलित कहेंगे, और अगर एक जैसी नहीं हो तो उससे हम संतुलित नहीं कहेंगे। इस इक्वेशन के केस में हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम का एक परमाणु है और राइट हैंड साइड में भी एक परमाणु है, यानी मैग्नीशियम का तो मिल रहा है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के एक परमाणु है, इसलिए एक जैसे नहीं होने के कारण इससे हम संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कहेंगे। ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण यानी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो जब रासायनिक समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सभी परमाणुओं की संख्या एक जैसी नहीं होती है तो वैसे समीकरण को हम ढांचा रासायनिक समीकरण यानी इंग्लिश में स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन जो है सिर्फ हमें ये बताती है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन इस समीकरण में हमें यह पता नहीं चलती है कि कौन से पदार्थ कितनी मात्रा में आपस में मिलकर कौन से पदार्थ कितनी मात्रा में बनती हैं। तो इस प्रकार का जो रासायनिक समीकरण है उसे हम ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी सभी परमाणुओं की संख्या को एक जैसी करनी होगी। अब देखिए ये जो राइट हैंड साइड में है MgO, इससे पहले अगर हम 2 लगा देते हैं तो इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो जाते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में पहले से 2 परमाणु हैं ऑक्सीजन के, इसीलिए ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में बराबर हो गई। अब देखिए मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम जो है वह राइट हैंड साइड में 2 हैं लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड में जो Mg है उसमें अगर हम 2 बैठा देते हैं तो दोनों साइड में Mg के परमाणु की संख्या 2 हो गई। इसी प्रकार ये जो समीकरण बना ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण बना। अब देखिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो इसमें Mg जो है Mg परमाणु की संख्या 2 मिला और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भी 2 मिली। ठीक उसी प्रकार राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो इसमें Mg परमाणु की संख्या 2 और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भी 2। इसी प्रकार लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में सभी परमाणुओं की संख्या एक जैसी है, इसलिए हम कह सकते हैं ये जो रासायनिक समीकरण है ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2, यानी ये जो अभिक्रिया है इसमें जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों आपस में मिलकर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो ये जो रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, अब हम देखते हैं कि ये रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जिंक परमाणु की संख्या जो है यानी Zn परमाणु की संख्या वह है 1। इसके बाद हम हाइड्रोजन परमाणु पर देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है 2। ठीक इसी प्रकार सल्फर परमाणु की संख्या है 1 और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है 4।
तो इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड में सभी परमाणु की संख्या हमने देख लिया। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में Zn परमाणु की संख्या है 1, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है 2, सल्फर परमाणु की संख्या है 1 और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है 4। तो ये जो समीकरण दिया हुआ है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी जैसा है, राइट हैंड साइड में भी ऐसा ही है। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों साइड में सभी तत्वों के परमाणु की संख्या एक जैसे हैं। इसीलिए ये जो समीकरण है ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगला एग्जांपल देखते हैं। Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। ये जो रासायनिक समीकरण दिया हुआ है इसमें ये बताया जा रहा है कि Fe यानी आयरन और H2O यानी जल दोनों आपस में संयोग करके Fe3O4 और H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो अब हमें यह बताना है कि यह जो रासायनिक समीकरण दिया हुआ है यह संतुलित है या संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में Fe यानी आयरन परमाणु की संख्या कितनी है? वह है 1। इसके बाद हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है 2 और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है 1। इसके बाद हम राइट हैंड साइड में आएंगे। इसमें Fe यानी आयरन परमाणु की संख्या है 3, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है 2 और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है 4। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में तत्वों की जो परमाणु की संख्या है और राइट हैंड साइड में जो तत्वों की परमाणु की संख्या है दोनों एक जैसी नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो रासायनिक समीकरण हमें दी हुई है ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा? ये रासायनिक फॉर्मूला को, ये जो रासायनिक समीकरण दिया हुआ है इससे हमें संतुलित करना आवश्यक है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हमें एक रासायनिक समीकरण दी जाती है जो कि संतुलित नहीं होता है और इस समीकरण को हमें संतुलित करना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि दी हुई रासायनिक समीकरण छोटी होती है, सिंपल होती है। ऐसी स्थिति में रासायनिक समीकरण को हम आसानी से संतुलित कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार हमें एक बड़ी रासायनिक समीकरण दी जाती है, जैसे कि दिया हुआ है Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। तो ये जो समीकरण है ये थोड़ी बड़ी समीकरण है और इसको संतुलित करना बहुत आसान तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें वह तरीका मालूम होना चाहिए, वह प्रोसेस मालूम होना चाहिए जिसके जरिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर पाते हैं। जब तक हमें वह प्रोसेस या वह तरीका मालूम नहीं होगा कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाए, तब तक हम बड़ी बड़ी रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हमारा टारगेट है चीजों को आसानी से समझना, चीजों के प्रति हमारा इंटरेस्ट बना हुआ रहे और ये चैप्टर हमारे लिए उबाऊ न हो जाए। इसलिए ये जो टॉपिक है रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करें, उसका तरीका क्या है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है। इसलिए ये जो टॉपिक है फिलहाल हम इसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः G, L, AQ तथा S द्वारा दर्शाया जाता है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उसकी अवस्था का उल्लेख किया जाता है। अब यहां पर हम एक रासायनिक समीकरण देखते हैं। Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें यह बताया जा रहा है कि आयरन जो है वह जल से अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है। तो ये जो है इसमें कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि कौन सा अभिकारक या उत्पाद कौन सी अवस्था में है। इसीलिए उसकी अवस्था को इंडिकेट करने के लिए उसके साथ हमें ये सभी कुछ सूचक चिन्ह लगाना पड़ता है। जैसे Fe जो है वह है आयरन और इस रिएक्शन में आयरन का ठोस अवस्था रहता है, इसलिए Fe के बाद ब्रैकेट में S यानी सॉलिड, तो ब्रैकेट में S लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार H2O जो है इस रिएक्शन में H2O जल नहीं बल्कि वाष्प है,
इसीलिए उसकी अवस्था को इंडिकेट करने के लिए H2O के बाद ब्रैकेट में G लिखा जाता है। अब जो उत्पाद हमें मिलती है Fe3O4, तो वह चूंकि सॉलिड फॉर्म में हमें मिलती है, इसीलिए ब्रैकेट में H लिखा जाता है। और बाद में जो है H2, ये गैसीय अवस्था में हमें मिलती है, इसीलिए इसके ब्रैकेट में G का उल्लेख किया जाता है। तो अब देखिए हम समझ लेते हैं, S मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस, यानी कोई भी अभिकारक या उत्पाद अगर ठोस अवस्था में हो तो उसमें हम S लगाएंगे, अगर वह गैसीय अवस्था में हो तो ब्रैकेट में G लगाएंगे, अगर वह द्रव अवस्था में हो तो ब्रैकेट में हम L लगाएंगे, और AQ कब लगाएंगे? जब उसका जलीय विलयन हो, यानी एक्वायस सोल्यूशन हो। तो जलीय विलयन के केस में हमें ब्रैकेट में AQ लगाना पड़ता है। अब हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ये कितने प्रकार की हो सकती हैं? अब इन्हीं प्रकारों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। पहला है संयोजन अभिक्रिया, जिससे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में। इसके बाद है वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। ये जो वियोजन अभिक्रिया है, इसका अलग नाम भी है, वह है अपघटन अभिक्रिया। इसको हम इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अंतिम प्रकार जो है वह है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इस चैप्टर में हमें इतने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी लेना है। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया, तीसरा नंबर में है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा नंबर में है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और पांचवा नंबर में है उपचयन एवं अपचयन। अब इन सभी प्रकार का एक एक करके हमें विस्तार से समझने की जरूरत है। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, जिससे हम इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब आइए इसको हम समझते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। अब इससे हम इक्वेशन के जरिए ऐसे लिख सकते हैं, CaO प्लस H2O एरो CaOH होल 2 प्लस हीट। तो ये जो इक्वेशन है, इसमें यह बताया जा रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO वह जल के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH होल 2 का निर्माण होता है, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो ये इक्वेशन में हमने क्या देखा? इसमें हमने यही देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल दो प्रकार का पदार्थ मिलकर एक प्रकार का पदार्थ बनाता है, वह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यानी ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ मिलकर केवल और केवल एक पदार्थ बनाते हैं, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन कॉम्बिनेशन, यानी इसमें कॉम्बिनेशन होता है, यानी दो या दो से अधिक प्रकार का पदार्थ का कॉम्बिनेशन होकर एक नया पदार्थ बनता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस इक्वेशन के केस में हम लिख सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वैसे रिएक्शन को हम संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO को बिना बुझा हुआ चूना यानी क्विक लाइम भी कहा जाता है। देखिए CaO जो है वह है कैल्शियम ऑक्साइड, और इससे हम बिना बुझा हुआ चूना यानी क्विक लाइम भी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यानी CaOH होल 2, इससे बुझा हुआ चूना यानी स्लैक्ड लाइम भी कहा जाता है। ये दो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्विक लाइम जो है यानी CaO को हम क्विक लाइम कहते हैं,
और स्लैक्ड लाइम यानी CaOH2 को हम स्लैक्ड लाइम कहते हैं। हम यहां पर एक महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। CaOH2 के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। देखिए, जब कभी भी हमें अपनी दीवार की सफेदी करनी होती है तो हम बाजार से क्या खरीद के लाते हैं? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड खरीद के लाते हैं। फिर इससे जैसे ही हम पानी में डाल देते हैं तो पानी उबलने लगता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक विलयन प्राप्त होता है, साथ में ऊष्मा भी रिलीज होती है। तो ये जो है CaOH2 ये क्या है? ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका जलीय विलयन हमें प्राप्त होता है और इसी विलयन का उपयोग हम करते हैं दीवारों की सफेदी करने के लिए। CaOH2 वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। तो ये जो सॉल्यूशन है CaOH2, इस सॉल्यूशन का जब हम अपने दीवारों पर यूज करते हैं सफेदी करने के लिए, तो ये जो है ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके CaCO3 का एक परत बना देता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का एक परत बना देता है और ये परत बनने में कम से कम 1 से 2 दिन लग जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे दीवार की बाहरी सतह पर एक पतली परत बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की। इक्वेशन के माध्यम से हम इससे ऐसे लिख सकते हैं CaOH2, चूंकि ये जो है ये जलीय विलयन है इसीलिए इसमें ब्रैकेट में AQ लिख दिया गया। ये जो है ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से संयोग करके क्या बनाती है? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का एक परत बनाती हैं जो कि सॉलिड होती हैं, ठोस होती हैं। इसीलिए इसके साथ हम ब्रैकेट में S साइन का प्रयोग किए, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वह जलीय विलयन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह सॉलिड है। इस प्रकार हमारी दीवार पर कौन चीज का परत बन जाती है? वह है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो हमने क्या देखा कि ये जो रासायनिक समीकरण है, इस रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि उत्पाद का निर्माण होता है, साथ में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है और इसी ऊष्मा के कारण पानी उबलने लगता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो अब ये बात है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें ऊष्मा निकलती है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा भी उत्पन्न हो, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर अनेक तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे होती हैं जिसके संपन्न होने के कारण ऊष्मा निकलने लगती है, हीट एनर्जी रिलीज होने लगती है। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा उत्पन्न करें, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया या फिर इंग्लिश में एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है यानी CaO प्लस H2O मिलकर जो बनाता है CaOH2, तो ये एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि ये रिएक्शन होने के कारण अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो इस प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का क्या गुण है? ये अभिक्रिया जब कभी भी होती है तो ऊष्मा निकलती है। अब आइए हम देखते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण क्या क्या हैं। प्राकृतिक गैस का दहन, जब कभी भी प्राकृतिक गैस का दहन होता है, प्राकृतिक गैस जलने लगती है तो भी ऊष्मा निकलती है, यानी प्राकृतिक गैस का जो दहन है ये भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो चूंकि हम जानते हैं कि प्राकृतिक गैस में विशेष रूप से कौन सा गैस रहता है? मीथेन रहता है और मीथेन का रासायनिक फॉर्मूला है CH4, यानी CH4 जो है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है और जलवाष्प बनाती है, साथ ही साथ अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया के कारण भी ऊष्मा निकलने लगती है। इसीलिए ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये भी एक तरह का ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का अगला उदाहरण है जीवों में श्वसन। जो भी हम श्वसन लेते हैं, चाहे वह पेड़ पौधे हो या जंतु हो, तो उसकी जो श्वसन की जो अभिक्रिया है वह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्योंकि श्वसन में क्या होता है कि जीव ग्लूकोज का यूज करते हैं,
ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, और जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो अभिक्रिया के बाद क्या क्या बनता है? न कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और जल के अणु बनते हैं। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल के अणु तो बनते ही हैं, इसके साथ साथ अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है, ऊर्जा भी निकलती है, जिस ऊर्जा को आगे चलकर हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि उससे हम एटीपी मॉलिक्यूल बनाने में यूज कर लेते हैं, ताकि उसका उपयोग बाद में भी किया जा सके। तो ये जो अभिक्रिया है, यानी जीवों में जो श्वसन होती है, जिसके कारण ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल के अणु और ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, तो ये भी एक तरह की ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया का अगला प्रकार है वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए, हमने अभी पढ़ा संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। इसमें हमने क्या देखा कि दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। तो ये जो संयोजन अभिक्रिया है, इसके जस्ट अपोजिट है वियोजन अभिक्रिया। यानी वियोजन अभिक्रिया एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ एक से अधिक अन्य पदार्थों में खंडित हो जाते हैं। अब इसको हम आइए एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। FeSO4 यानी फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट जो है ये सॉलिड होता है, इसलिए ब्रैकेट में हमने इससे एस लिखा। तो जब इस फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं तो ये कुछ अन्य पदार्थों में खंडित हो जाते हैं। उसमें एक पदार्थ होता है Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड। ये जो है ये सॉलिड होता है, इसीलिए इसमें हम एस लगा दिए। इसके साथ साथ और क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो कि गैस है। इसके अलावा बनता है SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड, और वह भी गैस है। इस प्रकार इस केमिकल रिएक्शन में हमने क्या देखा कि एक पदार्थ कई अन्य पदार्थों में विखंडित हो गए। यानी फेरस सल्फेट को जब हम गर्म किए तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसे पदार्थों में खंडित हो गए। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ विभिन्न प्रकार के पदार्थों में खंडित हो जाते हैं, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो अब हम वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा को इस प्रकार लिख सकते हैं। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया क्या है? एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया को हम वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। हमने तो क्या देखा कि फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो यह फेरिक ऑक्साइड देता है, सल्फर डाइऑक्साइड देता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। वियोजन अभिक्रिया का अगला उदाहरण देखते हैं। इसी प्रकार ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना भी वियोजन अभिक्रिया है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये दो पदार्थों में टूट जाते हैं। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसीलिए इसके साथ हमने ब्रैकेट में एस लिखा। तो जब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है? ये दो पदार्थों में टूट जाते हैं। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO और ये सॉलिड होता है, इसीलिए इसमें हम ब्रैकेट में एस लिखे। इसके अलावा और एक पदार्थ बनता है, वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें हमने क्या देखा कि एक पदार्थ दो पदार्थों में टूट गए। यानी ये अभिक्रिया जो है ये भी वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का वियोजन सिल्वर तथा क्लोरीन में होता है। AgCl जो है ये है सिल्वर क्लोराइड। तो जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह दो प्रकार के पदार्थ में खंडित हो जाते हैं। पहला है Ag यानी चांदी और Cl2 यानी क्लोरीन गैस।
तो ये जो एग्जाम्पल है ये भी वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। ठीक इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश में सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन सिल्वर तथा ब्रोमीन में होता है। इसका इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, AgBr जो है यानी सिल्वर ब्रोमाइड, जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये Ag यानी सिल्वर में और Br2 यानी ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी में भी हम देखें क्या कि एक पदार्थ दो प्रकार के पदार्थ में खंडित हो गए। तो ये जो एग्जाम्पल है ये भी वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड केमिकल का यूज किया जाता है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर एकेडमिक एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक पदार्थ का यूज किया जाता है। तो उसका सही जवाब क्या होगा? सिल्वर ब्रोमाइड। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब कभी भी एक केमिकल सब्सटेंस को दो या दो से अधिक प्रकार के केमिकल सब्सटेंस में तोड़ना हो तो हम उस पर एनर्जी देते हैं, चाहे ऊष्मा के रूप में या प्रकाश के रूप में या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में। तो यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया के संपादन के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देखिए हमने इस वीडियो में पहले ही ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया ऊर्जा हमें देती है वह है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन यहां पर अब हम जानने वाले हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जो हमसे ऊर्जा लेती है और तब जाके वह अभिक्रिया होती है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी वह ऊष्मा का शोषण करता है। तो ये जो है इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या फिर इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो वियोजन अभिक्रिया में जो हमने एग्जाम्पल देखे कि किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह फिर टूट जाता है, किसी पदार्थ में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वह टूट जाता है, तो इसमें क्या होता है ना, ये बाहर से ऊष्मा लेती हैं या ऊर्जा लेती हैं। तो इस तरह की जो रासायनिक अभिक्रिया है वैसे रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का अगला प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। देखिए ये एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के स्थान को ग्रहण करता है और उसको वहां से भगा देता है। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें है Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। इसमें जो है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट और आयरन दो चीज आपस में अभिक्रिया करती हैं और बनता क्या क्या है, आयरन सल्फेट यानी FeSO4 और Cu यानी तांबा। तब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो अभिकारक हैं वह है CuSO4। तो यहां पर जो Cu का स्थान है वह स्थान Fe जाकर ग्रहण कर लेता है और Fe क्या करता है कि Cu को वहां से बाहर भगा देता है। तो इस प्रकार बन क्या जाता है न FeSO4 और Cu को क्या करता है, Cu को बाहर भगा देता है। इसीलिए FeSO4 तो बनता ही है, साथ में Cu अलग हो जाता है। इस प्रकार का अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के स्थान को ग्रहण करके उससे वहां से भगा दे, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इस अभिक्रिया में लोहे ने कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया। तो ये जो विलयन है कॉपर सल्फेट का विलयन, ये विलयन को विस्थापित कर दिया, यानी इस विलयन में लोहा जो है कॉपर का स्थान ले लिया और कॉपर को भगा दिया और इस प्रकार बन किया गया न आयरन सल्फेट। तो इस प्रकार हमने समझ गया कि विस्थापन अभिक्रिया आखिर होता क्या है।
अब सवाल यह उठता है कि विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा को हम लिखेंगे कैसे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व है वह कम क्रियाशील तत्व के स्थान को ग्रहण करके उससे वहां से भगा देता है। रासायनिक अभिक्रिया का अगला प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें विस्थापन होता है लेकिन डबल होता है। चूंकि अभी जो हमने डिस्कस किया विस्थापन अभिक्रिया में, उसमें हमने यही देखा कि कॉपर सल्फेट में कॉपर का जो स्थान है वह लोहा ले लेता है और कॉपर को भगा देता है। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई किसी को भगाता नहीं है, बस अपना अपना सीट जो है वह एक्सचेंज कर लेता है, उसके जगह पर खुद जाकर बैठ जाता है और उसको अपने जगह पर बैठा देता है। अब आइए इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2, ये दोनों मिलकर बनाता है BaSO4 और NaCl। अब यहां पर आप देखिए Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट और फिर BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और सोडियम जो है वह बेरियम के जगह पर चल जाता है और बेरियम सोडियम के जगह पर चल जाता है। यानी इससे हम ऐसे कह सकते हैं कि वे एक दूसरे को विस्थापित कर दिया, यानी जहां पर सोडियम था वहां बेरियम पहुंच गया और जहां बेरियम था वहां सोडियम पहुंच गया। तो इस प्रकार प्रोडक्ट जो बना वह बना BaSO4 और NaCl। तो इस तरह का जो रासायनिक अभिक्रिया होता है इससे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें बेरियम आयन और सल्फेट आयन की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट के अवक्षेप और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। देखिए, इसमें जो बेरियम आयन है और सल्फेट आयन है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट बनाते हैं और ये जो है ये अवक्षेप होते हैं, यानी ये जो है सॉलिड में होते हैं, सॉलिड, इसका जो फॉर्म होता है वो सॉलिड होता है और साथ में सोडियम क्लोराइड भी बनाते हैं यानी NaCl बनाते हैं। अब आइए हम देख लेते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा को हम कैसे लिखें। वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। इस प्रकार ये जो है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा है। रासायनिक अभिक्रिया का अगला प्रकार अब हम पढ़ेंगे जिसका नाम है उपचयन एवं अपचयन, यानी इंग्लिश में हम इससे कहेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखिए ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता क्या है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि उसका उपचयन यानी ऑक्सीडेशन हुआ। देखिए होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए नए पदार्थ बनाते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक पदार्थ किसी दूसरे से ऑक्सीजन परमाणु ले लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन परमाणु ले लेते हैं यानी जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम कहेंगे कि इसका उपचयन हुआ यानी ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक इसी प्रकार अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो हम कहते हैं कि उसका अपचयन यानी रिडक्शन हुआ। अभिक्रिया में वैसे पदार्थ जो ऑक्सीजन परमाणु दान कर देते हैं दूसरे को, तो ऑक्सीजन परमाणु का ह्रास करने वाले को हम कहते हैं कि इसका अपचयन हुआ यानी इसका रिडक्शन हुआ। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ये ऑक्सीजन के लेन देन पर डिपेंड करता है। जो ऑक्सीजन ले लेता है हम उससे कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ और जो ऑक्सीजन दे देता है हम कहेंगे कि इसका रिडक्शन हुआ। अब हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि क्या है उपचयन और क्या है अपचयन, यानी ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर इसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। जब हम कॉपर चूर्ण को गर्म करते हैं तो इसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत बन जाती है जिसके कारण यह काली हो जाती है
और इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Cu प्लस O2 एरो CuO, यानी कॉपर जो है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड यानी CuO बनाती है। तो ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को आप गौर से देखें, इसमें होता क्या है कि पहले रहता है कॉपर और ऑक्सीजन और बाद में बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें क्या हुआ ना, कॉपर जो है वह ऑक्सीजन प्राप्त कर लिया और ऑक्सीजन प्राप्त करने के कारण CuO बना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कॉपर ने ऑक्सीजन प्राप्त किया। तो कॉपर ने जब ऑक्सीजन प्राप्त किया तो इसका क्या हुआ, इसका हुआ ऑक्सीडेशन यानी उपचयन हुआ। जो पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है उसका उपचयन होता है यानी उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो हम कहेंगे कि इस इक्वेशन में कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ। अगला एग्जांपल देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रभावित की जाए तो काली परत भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। तो हमने ऊपर वाले इक्वेशन में क्या देखा कि CuO बना यानी कॉपर ऑक्साइड बना और ये कॉपर ऑक्साइड काले रंग की होती है। तो इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर जब हाइड्रोजन गैस छोड़ी जाती है तो क्या होता है, जो काली परत है वह हटकर भूरे रंग की हो जाती है और इसकी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O, यानी ये कॉपर ऑक्साइड जो है ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर बनाती है, तांबा बनाती है और जल के अणु बनाते हैं। तो इस प्रकार तांबा बनने के कारण जो काली परत थी वह हट गई और तांबा का जो ओरिजिनल कलर है भूरे रंग, वह भूरे रंग की हो गई। तब यहां पर आप देख सकते हैं कि CuO जो है वह क्या बन गया, Cu बन गया। तो इसमें CuO क्या किया, ऑक्सीजन का त्याग किया, ऑक्सीजन दे दिया। तो इस इक्वेशन में हम कह सकते हैं कि Cu जो है वह ऑक्सीजन दे दिया, उसमें ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीजन का ह्रास होता है हम कहेंगे कि इसका रिडक्शन हुआ यानी अपचयन हुआ। तो ये नीचे वाली जो इक्वेशन है इसमें हम कहेंगे कि CuO का रिडक्शन हुआ यानी अपचयन हुआ। तो अब हम लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया में CuO में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है इसलिए इसका अपचयन यानी रिडक्शन हुआ, जबकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई इसलिए इसका उपचयन यानी ऑक्सीडेशन हुआ। देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें CuO क्या किया, ऑक्सीजन का ह्रास कर दिया, वो ऑक्सीजन दे दिया। तो इसीलिए Cu का क्या हुआ, न अपचयन हुआ, रिडक्शन हुआ। लेकिन हाइड्रोजन जो है वह क्या किया, वो ऑक्सीजन ले लिया। तो ऑक्सीजन जब ले लिया तो यानी उसमें हो गया क्या, न ऑक्सीडेशन, यानी हिंदी में उससे हम उपचयन कहेंगे। देखिए ये बात हमेशा दिमाग में रखना है कि अपचयन को इंग्लिश में रिडक्शन कहा जाता है और उपचयन को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। जब एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो ऐसे अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया या फिर रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। देखिए कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक पदार्थ का उपचयन होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हिंदी में हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। इंग्लिश में हम इससे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और अगर शॉर्ट में कहना हो तो इससे हम कहेंगे रिडक्स रिएक्शन। तो ये जो इक्वेशन है CuO प्लस H2O एरो Cu प्लस H2O, इसमें कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में मिलकर कॉपर और जल के अणु बनाते हैं। तो इसमें जो है इसमें CuO ये जो है ये ऑक्सीजन का त्याग करता है इसीलिए इसका रिडक्शन होता है, जबकि हाइड्रोजन क्या करता है, वह ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें हम देखें कि एक अभिक्रिया जो है उसका उपचयन हो रहा है जबकि दूसरा अभिक्रिया का अपचयन हो रहा है। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन हो और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। उपचयन एवं अपचयन का वास्तविक अर्थ क्या है, या फिर इससे ऐसे भी कहें कि उपचयन या अपचयन का परिभाषा क्या है।
किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या फिर उसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए तो हम कहेंगे कि इस पदार्थ का उपचयन हुआ, यानी ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक इसी प्रकार किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए। किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए या हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए तो हम कहेंगे कि उस पदार्थ का अपचयन हुआ, यानी रिडक्शन हुआ। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि हमारे डेली लाइफ में उपचयन अभिक्रिया का क्या रोल है। पहला परिघटना है संक्षारण यानी कॉरोजन। क्या होती है संक्षारण, इसको हम समझते हैं। नमी युक्त वातावरण में लोहे पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिससे लोहे पर जंग लगना यानी रस्टिंग कहते हैं। अगर हम किसी लोहे के टुकड़े को बरसात के दिनों में बाहर फेंक दें तो कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि इसकी सतह पर एक लाल भूरे रंग की परत चढ़ गई है, जिससे हम कहते हैं कि लोहे पर जंग लग गया है, यानी लोहा पर रस्टिंग हो गया है। कुछ अन्य धातुओं जैसे चांदी तथा तांबा में भी ऐसा परिवर्तन होता है। तो ये जो जंग लगने की जो प्रक्रिया है ये सिर्फ लोहे में ही नहीं है बल्कि अन्य धातुओं जैसे चांदी और तांबा में भी है, लेकिन उस केस में हम जंग लगना शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि किसी भी धातु में अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो हम कहेंगे कि इस धातु का संक्षारण हुआ, यानी कॉरोजन हुआ। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तब ये संक्षारित होती हैं और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जब कोई भी धातु अपने आसपास के वातावरण में आर्द्र के संपर्क में आता है या फिर अम्ल के संपर्क में आता है तो ये धातु पर कुछ ना कुछ क्षति होती है, जिससे हम संक्षारण यानी कॉरोजन कहते हैं। अब कॉरोजन के बारे में यानी संक्षारण के बारे में हम विस्तार से स्टडी करेंगे चैप्टर 3 में। अगला परिघटना है विकृत गंधिता यानी रैंसिडिटी। अब आइए इसको हम समझते हैं कि रैंसिडिटी होता क्या है। लंबे समय में वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री का स्वाद उपचयन के कारण खराब हो जाता है, इससे विकृत गंधिता यानी रैंसिडिटी कहा जाता है। देखिए ये हमारा डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है कि हम देखते हैं कि कोई भी वसायुक्त अगर भोजन है या फिर तेलीय खाद्य पदार्थ है तो इसको लंबे समय तक रख देने के बाद इसके गंध में एक प्रकार की परिवर्तन आ जाती है, जिससे विकृत गंधिता यानी रैंसिडिटी कहा जाता है। वायु की ऑक्सीजन के कारण खाद्य पदार्थों का उपचयन हो जाता है और इसी उपचयन के कारण विकृत गंधिता होती है। चिप्स के पैकेटों में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भरे जाते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। देखिए जो पैकेट्स में जो चिप्स आती हैं उसमें जो हवा भरी जाती है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भरे जाते हैं ताकि उस चिप्स का उपचयन न हो और वह लंबे समय तक उसका गंध जो है वह खराब न हो। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इससे हम कहते हैं विकृत गंधिता यानी रैंसिडिटी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के जरिए हमने पूरे चैप्टर के हर एक एक टॉपिक को टच किया है, सिर्फ एक टॉपिक को छोड़कर हमने टच नहीं किया कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाए, उसकी क्या विधि है। तो अगर आप चाहते हैं कि उसके संबंध में एक वीडियो मैं डालूं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अगर अधिक संख्या में कमेंट आएगी तो हम उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाकर जल्दी से पोस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी और इस वीडियो के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। स्टूडेंट्स तब तक के लिए बाय।